तो चलिए ये रहा पहला सवाल, जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। कुचालक को हम लोग विद्युत रोधी और इंग्लिश में इंसुलेटर इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलते हैं। और कहता है कि इंसुलेटर क्या होता है सर, तो कोई ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके उसे हम लोग कुचालक बोलेंगे या तो विद्युत रोधी बोलेंगे। अब देखिए तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा है, तो अम्ल की अगर बात करें तो विद्युत का सुचालक जैसा काम करेगा, माने इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे HCl H2SO4 और इस सब का हम लोग क्या करते हैं, किस में यूज करते हैं, तो बैटरी में भी यूज कर लेते हैं H2SO4 का। और हम लोग अगर बात किए HCl का या तो H2SO4 दोनों का भी, या तो और भी कोई अम्ल का, तो हम लोग विद्युत अपघट्ट की तरह यानी सुचालक की तरफ इसको यूज करते हैं। मानव शरीर भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर एक व्यक्ति को क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। एक और व्यक्ति अगर इसको छूता है तो इसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। कहने का मतलब कि जो मानव शरीर क्या है तो विद्युत का सुचालक है, कुचालक नहीं है। अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। जो ग्रेफाइट आप देखते हो कहाँ, पेंसिल में, जो पेंसिल में आप देखते हैं अंदर में जो डाला हुआ रहता है ब्लैक कलर का, क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और ये भी विद्युत का सुचालक होता है। अगर बात करें आसुत जल का, तो कहता है कि आसुत जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बोल रहा है 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है, तो लैंप में प्रवाहित धारा कितनी होगी। अब देखिए अगर बात करते हैं हम लोग, इसमें दिया क्या है, मेरे पास में पावर दिया है सर, P बराबर कितना दिया, 55 वाट दिया है। फिर हम लोग को और क्या दिया है, तो हम लोग को और दिया है वोल्टेज दिया है कितना, 220 वोल्ट दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, आई पूछ रहा है। हम सब फार्मूला सर जानते हैं, P बराबर VI, क्या जानते हैं सर, P बराबर VI। हमको निकालना I है, तो I बराबर कितना हो जाए, देखिए तो P के साथ में V क्या हो जाएगा, तो I बराबर P बाई क्या हो जाएगा, V। मेरे पास में P कितना है सर, तो 55, और V कितना है 220, तो कितना हो जाएगा 55 और बटा 220, कितना बार में कट जाएगा, 55 चौका माने 1/4 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, तो 0.25 एम्पियर। तो कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का अधिकतम तन्य है। अब देखिए तन्य पदार्थ किसको बोलेंगे, हम लोग इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डक्टाइल बोलेंगे। सॉरी डक्टाइल होता क्या है, तो डक्टाइल कहने का मतलब सर होता क्या, ऐसा पदार्थ जिसको हम लोग तार की भांति खींच सकें। ये खास करके कोई धातु होगा जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तार की भांति इसको हम लोग खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं। और कहता है कि हम लोग जो तार बना सकेंगे लंबा खींच करके, इसी को हम लोग इस गुण को क्या बोलेंगे, तन्यता बोलेंगे, यानी डक्टिबिलिटी बोलेंगे। तो कहता है कि कौन अधिकतम तन्य है, तो अगर जितना भी धातु जिसमें सबसे ज़्यादा तन्य कौन सा है, सोना है। ऐसे चांदी भी है, एल्यूमिनियम भी, तांबा भी, लेकिन अधिकतम बोल रहा है तो सबसे अधिक तन्य कौन सा है, सोना है। सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक भी कौन सा, सोना ही है। चलिए अगला सवाल, एक चश्मा के लेंस की फोकस दूरी कितना बोल रहा है, -50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी। हम लोग क्षमता को जानते हैं सर, P बराबर क्या होता है, 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f। हम लोग जब भी f लेंगे तो इसको SI मात्रक में ला करके, अब देखिए तो मेरे पास में f कितना दिया है सर, तो f दिया है -50 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 मीटर होगा। हमको बोल रहा था P, क्षमता बोल रहा था, तो P तो कितना हो जाएगा सर, तो 1 बटा और कितना हो जाएगा, -1/2, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, -2 डायोप्टर। पावर का SI मात्रा क्या है, तो डायोप्टर, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोला है कि इसमें कौन सा लेंस रहा होगा, तो अवतल लेंस रहा होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता क्या होता है भाई, तो माइनस में होता है, और जो उत्तल लेंस होगा उसका दोनों क्या होगा, प्लस होगा, फोकस दूरी भी और उसका पावर भी क्या होगा, प्लस होता है। तो यहाँ पर माइनस में है, कहने का मतलब अवतल लेंस रहा होगा। और अगर अवतल लेंस रहा होगा तो उसको दृष्टि दोष कौन सा रहा होगा, तो निकट दृष्टि दोष रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे, ध्वनि तरंग से प्रतिध्वनि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे डीजे वगैरह, इस पे डीजे वगैरह पे, या तो और भी कुछ जो हम लोग ऑर्केस्ट्रा, खास करके ऑर्केस्ट्रा में, जैसे एक बार हेलो बोलता होगा तो हेलो 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 2-3 बार जो आवाज़ आता होगा। या तो आप देखते होंगे कि अगर कोई खाली कमरा है या तो खाली परा स्कूल है, अगर उसमें आप अकेले जाकर के एक बार किसी का नाम पुकारेंगे तो 2-3 बार जो आवाज़ आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि, इको बोलते हैं। और कहता है कि किसके कारण होता है, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण, यानी साउंड का रिफ्लेक्शन के कारण। तो हम लोग देखिए ऑप्शन सी में। चलिए अगला सवाल, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, यानी ध्वनि ऊर्जा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा विद्युत ऊर्जा मिल जाएगा। तो ऐसा कौन सा है। अगर हम लोग बात करें पहले ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि अगर इसे हम लोग कम वोल्टेज देंगे तो इसको क्या करेगा, अधिक वोल्टेज में बदलेगा। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर कम विद्युत धारा देंगे तो कहता है कि इसे भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी क्या करेगा। और एक बात और कि अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो इसको कम भी करने का काम करेगा, अगर इसका धारा कम रहेगा तो इसको अधिक करने का, और अधिक धारा रहा तो इसको कम करने का काम करेगा। ये है ट्रांसफार्मर का काम।
अगर बात कर ट्रांसफार्मर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तब परिणामित्र बोलते हैं। अच्छा, डायनमो का काम क्या होता है, तो हम लोग इसे यांत्रिक ऊर्जा देंगे और हम लोग को क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है, माने यांत्रिक से विद्युत में बदलने का काम करेगा। अगर बात करें मोटर की, तो मोटर में क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और बदलता किस में है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सॉरी, हाँ ठीक है, हम लोग विद्युत ऊर्जा देता है, यांत्रिक ऊर्जा बदल देता है। अगर बात करें माइक्रोफोन की, तो देखिए तो माइक्रोफोन में जो आप ये वाला देखते होंगे, ये वाला माइक्रोफोन जहाँ पर हम लोग ले करके बोलते हैं, तो देखिए तो ये वाला क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर से आवाज़ देते हैं और क्या होता है, इधर आकर के तार जाता है, यानी विद्युत में बदल देता है। तो कौन सा हो जाएगा, माइक्रोफोन, जिसे हम लोग सिर्फ माइक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक भी बोल देते हैं, तो ये माइक्रोफोन रहा। चलिए अगला सवाल। तो हम लोग अगले सवाल पे चल चुके हैं और बोल क्या रहा है, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा। तो अगर प्रेशर बढ़ा देंगे ना, तो द्रव का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बीपी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि जब हम सब चल जाते हैं कहाँ, तो अगर हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं, तो कुकर में देखते हुए खाना बनाने पर जल्दी पक जाता है। क्या है कारण, तो कारण यही कि यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं और प्रेशर बढ़ा देने से क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और खाना अंदर में जल्दी से सीज जाता है। आप देखते हो कि हम लोग प्रेशर अगर घटा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, जल्दी खोलने लगेगा। यही कारण है कि पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कमेगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होने पर वहाँ पे क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही क्या होगा, जो भी हम लोग वहाँ पे रखेंगे चावल या तो जो भी, वो खोलने लगेगा, पानी जल्दी खोलेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल। पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण क्या है। अब देखिए हम लोग देखेंगे इसमें जो हम लोग कुछ रंग आतिशबाजी में या तो कहीं और भी कुछ जो रंग हम लोग देखेंगे उसमें, तो रंग का जरा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो अगर बात करें सर हरा रंग की बात करें, किसका बात करें, हरा रंग, तो हरा रंग पता है किसके कारण होगा, तो ये हो जाता है किसके कारण, बेरियम के कारण, और खास करके बेरियम नाइट्रेट के कारण। किसके कारण होगा, बेरियम नाइट्रेट के कारण हो जाएगा। ये कहता है कि हम लोग हरा रंग। अगर बात करें हम लोग पीले रंग की, किसका बात करें, पीला रंग की, तो पीला रंग हो जाए सर सोडियम नाइट्रेट के कारण। किसके कारण, सोडियम नाइट्रेट के कारण, सोडियम नाइट्रेट के कारण हो जाएगा सर। और लाल रंग जो होता है दो कारण, एक तो स्ट्रोंसियम जो हम लोग ए देख रहे हैं स्ट्रोंसियम के कारण, और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं सीजियम नाइट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीजियम नाइट्रेट के कारण भी होता है सर लाल रंग। तो हम सब देख लिए कौन, पटाखों में बारूद, पटाखों और बारूद में लाल रंग किसके कारण, स्ट्रोंसियम के कारण। चलिए अगले सवाल पे। सोल्डर किसका मिश्रण है। अगर बात करें सोल्डर की, तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, टाँका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाँका बोलते हैं। जिसमें क्या होता है सर, तो एस एन होता है और क्या होगा, तो पी वी होगा। जिसमें हम लोग एस एन देखेंगे 67% और पी वी देखेंगे, पी वी माने तो सीसा कितना देख लेंगे, तो 33%। तो ये दोनों होता है। तो कौन सा हो गया, एस एन और पी वी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, एस एन और पी वी। देखिए हम सब देख लीजिए इसमें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अब देखिए हम सब देख रहे हैं प्रथम जो कौन थे ऐसे करके, तो आप देखते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर या तो रविंद्रनाथ ठाकुर भी नहीं को बोला जाता है। तो ऑप्शन मेरे पास में बी है। और इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनका एक कविताओं का संग्रह का इनका एक पुस्तक था जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था भाई, गीतांजलि नाम था। और कहता है देवल कब गया था सर, अगर पहला बार देवल गया तो कब देवल गया था, तो 1913 में दिया गया था इनको। और जिनको हम लोग क्या, तो किनको दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्हें हम लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या जानते हैं, गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं सर। तो एक गुरुदेव थे जिनको हम देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। अगर हम लोग बात करें गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है, तो यमुना है। और ये निकलती कहाँ से है, तो हम लोग देखेंगे हिमालय के बंदरपुच एक चोटी है। क्या बोल रहे हैं मैं, तो मैं बोल रहा हूँ हिमालय के बंदरपुच चोटी है, उसी के आधार यमुनोत्री से क्या होता है, एक हिमनद है और वहीं से निकलती है, यमुना निकलती है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। अगर बात करें लिंगराज मंदिर की, तो कहाँ स्थित है भाई, तो पहले देखिए पश्चिम बंगाल, भुवनेश्वर, कटक या चेन्नई में, तो कहता है भुवनेश्वर में, जो कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा की राजधानी है। तो ये उड़ीसा में क्या है, तो लिंगराज मंदिर है। और कहता है कि ये बनवाया कौन था, तो कहता है कि ययाति केसरी एक का नाम था। क्या नाम मैं बोल रहा हूँ, ययाति केसरी। और यहीं पर क्या किया था, जो सोम वंश का था, कौन वंश का था, मैं बोल रहा हूँ सोम वंश का था ययाति केसरी। और यही क्या बनवाया था, तो भुवनेश्वर में सोमनाथ लिंगराज मंदिर बनवाया था। क्या बनाया था, लिंगराज मंदिर, जो कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर में है। और हम लोग देख रहे हैं सर कि हम लोग यहाँ पर देख ले भुवनेश्वर में है और कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देख लिए कि क्या और किस धर्म के लिए, तो हिंदू मंदिर है तो हिंदू धर्म के लिए होगा। तो चलिए हम सब अगले सवाल पर चलते हैं। जंतर मंतर वेधशाला किसने बनवाया था। अब देखिए तो जंतर मंतर वेधशाला था क्या, तो कहता है कि एक मंदिर टाइप का था
जहाँ से हम लोग क्या करते थे, तो कहता है कि एक वेधशाला कहने का मतलब क्या है सर, वहाँ से हम लोग बहुत सारा कुछ खगोलीय वहाँ पर अनुसंधान टाइप का भी हम लोग कुछ करते थे। और बनवाया कौन था, तो सवाई जय सिंह। कौन थे, तो सवाई जय सिंह, जिनको हम लोग राजा जय सिंह के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ बना था, तो जयपुर में, और भी 2-3 जगह बना था, लेकिन हम देखेंगे कि कहाँ पर, जयपुर में, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल पे, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। अरे मन कर सर, रेड क्रॉस है क्या, रेड क्रॉस क्या है, देखिएगा रेड क्रॉस है क्या सर, तो रेड क्रॉस रहेगा क्या, तो हम सब जरा देखते हैं। कहता है कि जितना भी खास करके बनावल क्या गया था, तो पहले देख लिए रेड क्रॉस तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, जिसका हम लोग देखेंगे क्या कि इसका उद्देश्य क्या था, कि अगर मान लेते हैं कि कोई जो रोगी रहेगा तो घायल रहेगा, कहाँ वाला भाई, या तो मान लेते हैं कि युद्ध वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ बंदी बनवल जाएगा, उसमें कुछ घायल भी होगा, तो उन लोग को क्या करता था, उन लोग को देख रेख करने का काम ये रेड क्रॉस का था। और कहता है कि इसका संस्थापक कौन था, तो हम लोग अगर संस्थापक देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला था। तो हम लोग क्या देखेंगे कि उनका नाम था जीन हेनरी ड्यूजेंट नाम था। क्या नाम मैं बोल रहा हूँ, जीन हेनरी ड्यूनेट नाम था, और यही थे क्या इसके संस्थापक थे। और कहता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। कहाँ है इसका मुख्यालय, जिनेवा में सर। और जिनेवा कहाँ पर था, तो स्विट्जरलैंड में। और कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। अगर बात करें राज तरंगिणी की, तो राज तरंगिणी जो पुस्तक है ये कलहन लिखे थे। कौन लिखे थे, कलहन, जो देखिए ऑप्शन बी में है। और किस भाषा में अगर लिखल गया, पूछ दिया कि किस भाषा में है, तो संस्कृत में है। देखिए एक ही सवाल से हम लोग बहुत सारा सवाल देखेंगे कि ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए संस्कृत में लिखा हुआ सर। और इस राज तरंगिणी का मतलब क्या होता है सर, तो इसको बोलता है राजाओं का नदी, इसका हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजाओं की नदी बोलते हैं। और इसमें जो राज तरंगिणी है, अब मालूम नहीं इसमें राजाओं की नदी क्यों इसका नाम रखे हैं कलहन, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है, किसमें, राज तरंगिणी में। तो हम लोग देखें कि राज तरंगिणी के लेखक कौन हो गए, कलहन। ये कौन सी भाषा में, तो संस्कृत में। और इसमें इसका मतलब क्या होता है, तो राजाओं की नदी। और इसमें किसका वर्णन मिलता है, तो कश्मीर के किसके बारे में, तो इतिहास के बारे में इसका वर्णन मिलता है। चलिए अगला सवाल 16 नंबर, डीसी की आवृत्ति क्या होती है। अब देखिए इसका नाम है डायरेक्ट करंट, तो कहता है कि आवृत्ति नहीं करेगा, डायरेक्ट चलेगा। तो ऊपर का जैसे नहीं बोला डीसी है और ये बोला एसी है, तो कहता है कि जो हम लोग के पास में एसी आता है उसका तो 50 हर्ट्ज होता है सर, और डीसी का, तो कहता है कि डीसी का कितना, 0 हर्ट्ज। कहता है कि जाइए नहीं रहा, तो क्या है इसमें कुछ तरंग जैसा काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे करके चल रहा है, तो कहता है कि क्या होगा, 0 हर्ट्ज होगा। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं। अब देखिए हम लोग पहले सीरियल वाइज देख लेते हैं। बात किए पहला किसका, तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए नीचे से चलते हैं। अगर बात किए डाउन्स का, किसका बात किए, डाउन्स का, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में के घास के मैदान को क्या बोलेंगे, डाउन्स बोलेंगे सर। स्टेपी किसको बोलेंगे, तो देखिए अगर आप यूरोप और एशिया दोनों के पार्ट में पड़ता है क्या, स्टेपी पड़ेगा। अगर बात करें यूरोप में किधर पड़ेगा, तो पूर्वी यूरोप, और एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में। और जो प्रेरी है जो कहाँ का है, तो प्रेरी हम लोग देख लेंगे नॉर्थ अमेरिका का। प्रेरी कहाँ का देख लेंगे, नॉर्थ अमेरिका का। तो हमसे बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया घास मैदान को क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पे, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है। तो देखिए विशाल स्नानागार कहाँ स्थित, कहाँ पे है, तो हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, तो हम लोग मोहनजोदड़ो में देखेंगे सर। और कहता है कि मोहनजोदड़ो से हम लोग को और भी बहुत सारा चीज़ मिला था। पहले तो हम लोग देख लें कि मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं क्या है, मृतकों का टीला। इसका हम लोग अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तब मृतकों का टीला। अब इसे मृतकों का टीला क्यों नाम रखा, वो हम लोग और विस्तृत में जानेंगे, तब इसका हम लोग को जानकारी मिल पाएगा। हम लोग पहले देखें कि आपसे बहुत बार सवाल भी पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तब मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से हम लोग को क्या मिला था, विशाल स्नानागार मिला था। और भी यहाँ से कुछ कुछ बात मिला है, जैसे हम लोग देखेंगे कि पशुपतिनाथ की मंदिर भी, पशुपतिनाथ का मूर्ति भी यहाँ से मिला है सर। और क्या मिला है, तो एक नर्तकी मिला है, कांस्य की नर्तकी मिला है, जो भी कहाँ से मिला था, तो इसी मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अगर बात करें हम लोग प्रथम नियम की, तो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु अपना चलती रहेगी, मतलब चल रही है तो चलते रहना चाहेगी, अगर रुकी हुई रहेगी तो रुकी हुई ही रहना चाहेगी, माने अपनी प्रारंभिक स्थिति को हमेशा कायम रखना चाहती है। और इसी को बोलते हैं क्या, जड़त्व का नियम बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं। कहता है कि कब तक भाई, तो जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसके प्राथमिक जो भी उसका जो अवस्था था उसमें परिवर्तन न लाया जाए। तो देखिए तो इसी से हमको क्या मिलता है, बल की परिभाषा प्रथम से मिल जाता है भाई। तो हम लोग देखें कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा मिला। द्वितीय नियम क्या बोलता है, तो कहता है संवेग में परिवर्तन की दल बल के समानुपाती होता है।
क्या बोल रहा है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है, द्वितीय नियम था। और तृतीय नियम तो आप सब लोग जानते हैं, ऑल एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब कि जितना भी जो हम लोग के पास में कोई एक्शन करेंगे, जो कार्य करेंगे, तो उसके विपरीत और बराबर क्या होता है, उसका प्रतिकर्षण भी होता है, माने प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये तीसरा नियम। और ये जो तीसरा नियम है, इसी में हम लोग क्या मिलता है, तो संवेग के बारे में इसी में हम लोग को पढ़ना। संवेग संरक्षण का सिद्धांत तृतीय नियम पर ही आधारित है। तो हमसे बोल रहा था कि न्यूटन के किस गति के नियम से हम लोग को क्या होता है, तो बल की परिभाषा मिलता है। तो किसी से, प्रथम से, तो ऑप्शन ए हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल, जो इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल है, कहता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हम लोग पहला देखेंगे एसिटिक अम्ल किस में, तो हम लोग एसिटिक अम्ल देख लेंगे नींबू में। और कहाँ पर, तो नींबू में देखेंगे सर, एक जगह और देखेंगे कहाँ, तो संतरा वगैरह में हम लोग देखेंगे सर। कैसा, सॉरी एसिटिक अम्ल, सॉरी नींबू में नहीं, एसिटिक अम्ल कहाँ पे मिल जाएगा, तो एसिटिक मिल जाएगा मेरे पास में कहाँ, तो सिरका में। कहाँ पर मिलेगा, सिरका में मिलेगा। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। एसिटिक अम्ल कहाँ पे, सिरका में। और सिट्रिक अम्ल मिलेगा कहाँ पे, नींबू में। और कहाँ पर, संतरा में। हम लोग बात करेंगे टार्टेरिक अम्ल का, तो इमली में। किस में मिलेगा, इमली में। और लैक्टिक अम्ल किस में मिलेगा, तो दही में। लैक्टिक अम्ल किस में मिलेगा, दही में। या तो अगर आप थक गए होंगे तो जो अपना मांसपेशी में भी क्या है, इसी लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण थकान का अनुभव होता है हमको। तो हमसे पूछ रहा था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा मिलेगा हम लोग को, टार्टेरिक अम्ल। तो ऑप्शन सी हुआ। तो देखिए इसी ढंग से हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे। आप देखते भी होंगे कि मेरे एक सवाल में बहुत सारा सवालों का जवाब होता है। तो आप पूरे सेशन को बहुत मन से देखें, तहे दिल से इसको देखें। और जैसा भी आपको लगता है कि और सुधार की आवश्यकता है, या तो जैसा भी आपको लगे आप कमेंट में ज़रूर लिखें। या तो आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लगा, तो आप वही बोल करके मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। क्योंकि आपका जो कमेंट होता है मेरे लिए वही बहुत है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसा या तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आपका कमेंट ही और आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत सारा चीज़ है। तो आप इसी ढंग से अपना कमेंट, अपना प्यार देते रहें। और जो नए लोग होंगे उनके पास भी वीडियो को भेजें, ताकि वो भी देखें, उनका भी जो भविष्य हो उज्जवल बने, वो भी अपना किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो बस इसी ढंग से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मैं फिर से आपके सामने अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।